देखेंगे यहाँ पे अशोक के स्तंभ लेख में से वर्णित विषय था। पहला में क्या दिया था? पहला पे अशोक ने अहिंसा का बल दिया। किस पे बल दिया है? अहिंसा। अगर पूछेगा अशोक ने किस शिलालेख में, ठीक है, पशु बलि की निंदा की है एवं समारोह पे प्रतिबंध लगा दिया, तो क्या बताएंगे? पहला। प्रथम। पहला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि विवाह के समारोह वगैरह पे भी रोक लगा दिया था इसने। ठीक है। दूसरा जो है क्या? तो दूसरा जो है तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था? तो समाज कल्याण हेतु मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल, पांडे, ठीक है, सत्यपुत्र, अब चेर का चर्चा मिल रहा है। चेर, केरल पुत्र को ही चेर कहते थे। ठीक है, तो अगर केरल पुत्र दिया रहेगा तो केरलपुर लगा देंगे, नहीं तो अगर चेर दिया रहेगा तो चेर करेंगे। ठीक है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इस ये पांडे की बात करेंगे, केरलपुट की बात करेंगे और चोल की बात करेंगे। संगम कालीन राज्य भी है। ठीक है, ध्यान रखिए। एक सत्यपुत्र के बारे में चर्चा आपको मिलता है। दूसरा में और किसमें मिलता है? तो 13वां में मिलता है। ठीक है, पहला में क्या है? तो अहिंसा पे बल दिया गया, पशु बलि की निंदा की गई है। अगर ये भी पूछेगा धार्मिक समारोह पे, ठीक है, धार्मिक समारोह पे प्रतिबंध किसमें लगाया गया? तो प्रथम वाले में। बात करेंगे समाज कल्याण के हेतु मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की बात करेंगे, दूसरा में होता है। ठीक है, मनुष्य के लिए भी और पशु के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था किसमें करता है अशोक? तो दूसरा में करता है। तीसरा की बात करेंगे तो राजकीय अधिकारियों के युक्त राज्यों के तथा प्रादेशिकों के आदेश दिया जाता है कि हर प्रत्येक 5वें पांच वर्ष, साल पे। हाँ, राज्य का दौरा करे, ब्राह्मणों मित्रों तथा श्रमणों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो था हिंदू धर्म को बाद में फॉलो नहीं तो उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करे। सभी धर्मों के साथ, मतलब अशोक ने बौद्ध धर्म को जरूर अपनाया था लेकिन किसी भी धर्म को, ठीक है, उसने अवहेलना नहीं की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथा की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब भेरी घोष युद्ध की जगह धर्म की घोषणा करता है। मतलब यहाँ पे अशोक जो था शांति की बात करता है, पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा भी है इसमें। ठीक है, तो धर्म की घोषणा किसमें करता है? धर्म घोष की घोषणा किसमें करता है? तो चौथा में करता है। ठीक है, पांचवा की बात करेंगे 13वें वर्ष में धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है, जिसका काम क्या था? तो धर्म के चीजों को फैलाए, लोगों में नैतिकता का विकास करे। ठीक है, आत्मनियंत्रण की बात करता है, छठा में करता है। साथ में बात करें सहिष्णुता का भाव रखने पे बल देता है। मतलब सहिष्णुता का मतलब क्या? टॉलरेंस, मतलब किसी भी रिलीजन के प्रति, ठीक है, अवहेलना नहीं करना, उसको ना टॉलरेंस। एक इंटॉलरेंस होता है, एक टॉलरेंस होता है। ठीक है, मतलब सारा रिलीजन जब बर्दाश्त करने योग्य है तो उसको टॉलरेंस बोलते हैं। एक इंटॉलरेंस होता है जब सांप्रदायिकता भावना एक रिलीजन में बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसको इंटॉलरेंस कहा जाता है। आठवां में क्या है? धर्म। धर्म तीर्थ यात्राओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अशोक ने अपने किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी, तो क्या बताएंगे? 8वें वर्ष में। अरे 10वें वर्ष में की थी। आवाज कट रहा है? नहीं सर। नहीं सर। तीन यात्रा है, 10 साल, 12 साल, 20 साल। तो 10 में बोध गया, 12 में, 20 में? 20 में सर लुम्बिनी, 12 वाला याद 8वें नहीं वर्ष है। में क्या करता है? कलिंगा पे आक्रमण करता है। 10वें वर्ष में बोध गया जाता है। ठीक है, 20वें वर्ष में कहाँ जाता है? लुम्बिनी जाता है। ठीक है, ब्राह्मे में क्या बता रहे थे? ब्राह्मे में भी कुछ बताए थे क्या? नहीं, 12वें में नहीं है कहीं। यात्रा किया था। क्या? बरामा में कोई यात्रा ही नहीं किया था। हाँ, वही, ब्रह्मा में कुछ नहीं है। ठीक है, नौमा में सच्ची वेद में सच्चे शिष्टाचार धर्म के सभी दासों में नौकरों को प्रति दया भाव रखना है। ठीक है, 10वां में क्या है? तो इसने ख्याति एवं गौरव की निंदा की है। धर्म कृति की श्रेष्ठता पे मतलब क्या क्या बल दिया है। 11वां में क्या है? तो इसने धर्म के वरदान को सर्वोचित में धर्म की व्याख्या की। ये सब नहीं याद करना, पढ़ दे रहा हूँ चीजें। ठीक है, ब्रह्मा में क्या है? तो सभी प्रकार के विकारों का समान विभिन्न संप्रदाय के बीच समन्वय में महिला महापात्रों का, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने क्या महिला महापात्रों की नियुक्ति की थी? तब बिल्कुल की थी। ठीक है, इसके बारे में किसमें मिलता है? तब ब्राह्मा में मिलता है, इसलिए ब्राह्मा इंपॉर्टेंट है। 13वां तो आप लोग को पता ही है, रटा हुआ है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है। युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की मरने पर अशोक का हृदय का परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर भी पड़ोसी राज्यों की चर्चा में। तो ब्राह्मा और 13वां इंपॉर्टेंट है। प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृव्रत भेदभाव अपनाने पर भी बल दिया था। अब बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन है। पहला वाला आपको इंपॉर्टेंट है, अहिंसा पे बल दिया था। दूसरा वाला में समाज कल्याण पे बात करेगा, पड़ोसी राज्यों की चर्चा है इसलिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद धर्म की घोषणा चौथा में की थी। ठीक है, पांचवा में इंपॉर्टेंट क्या है कि पांचवा में धम्म महापात्ता की घोषणा की थी। ठीक है, छठा में आत्मनियंत्रण की बात करता है। ठीक है, सातवां में बात करेंगे आठवां में बात करेंगे तो बोध गया का यात्रा का उल्लेख है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग से मैं पूछूंगा पशु बलि की निंदा किसमें करता है? जल्दी बताइए, पशु बलि की निंदा
पहला में करता है, ठीक है। पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा किसमें मिलता है, तो दूसरा और तेरहवां में, तेरहवां ठीक है। समाज कल्याण हेतु बात किसमें करता है, तो ध्यान में रखें किसमें करता है, तो दूसरा में करता है, ठीक है। धर्म की घोषणा किसमें करता है, धर्म की घोषणा किसमें करता है, शांति की बात पांचवें किसमें में। करता है, तो क्या बताएंगे, चौथा में। धम्म महापात्रा है, धम्म महापात्रा की नियुक्ति, ठीक है, अपने शासन के 13वें वर्ष में करता है, ठीक है। किसमें करता है धम्म महापात्रों की नियुक्ति, पांचवा में। पांचवें में करता है सर। पांचवा में था। ठीक है। आत्मनियंत्रण की बात किसमें करता है, आत्मनियंत्रण की बात छठा में करता है, ठीक है। ध्यान में, धर्म तीर्थ यात्रियों का उल्लेख, ठीक है, बोध गया की यात्रा किसमें करता है, तो क्या किसमें करता है, आठवें में। बिल्कुल 8वें में करता है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। महिला महापात्रों की नियुक्ति की बात किसमें है, तो क्या बताएंगे, महिला महापात्रों की नियुक्ति की बात 12वां में, ठीक। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, 8 सर। 13वां में मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे चलिए तो लंबा बस कौन इतना था ही सर? आपको। सबसे लंबा जो था नोट्स 13वां वाला सबसे लंबा, 13वां सबसे लंबा है। सतवा सर, सतवा। सबसे लंबा अथवा, ठीक है, अशोक का सबसे लंबा अथवा लंबा 13वां अभिलेख को माना गया है। लेकिन दृष्टि है सर, दृष्टि में तुम सतवा पढ़े हैं। हाँ सर, ये पता है, जो आप क्वेश्चन भेजे हैं ना उसमें भी 7वां ही ले रहा है, जो फिजिक्स वाला लगाया है। दृष्टि में सर हम पढ़ते हैं सतवा, आप 13वां इसमें दिखा रहे हैं। सातवां, सबसे लंबा सतवा और सबसे छोटा था रोमनी दई वाला लुम्बिनी अभिलेख। आप और शिलालेख की बात करें कि अभिलेख की बात कर रहे हैं, बताइए, दोनों अलग अलग है। 4 टाइप का है ना, उसका अलग हाँ, अगर शिलालेख अगर बोलेगा तो 7वां ठीक है, ठीक है। अगर अभिलेख बोलेगा तो 13वां। हाँ, माइक इनका इतना इको करता है यार, समझ में नहीं आ रहा है। और सर जो 12वें वर्ष का था ना सर, वो 12वें वर्ष में लिखा हुआ है कि उसने 3 निगाली अधिकारियों सागर, की नियुक्ति की थी। हाँ, निगाली सागर। एक निगाली सागर का भी यात्रा है 12वां वर्ष, सही आपने याद दिलाया, 12वां वर्ष निगाली सागर की यात्रा। तो नेपाल में है सर ना, वहाँ पे। नेपाल में पड़ता है निगाली सागर, हाँ सही याद दिलाया, अभी आपने बोला तो मुझे याद आ गया। चलिए अब चलेंगे अशोक के गुहा एवं स्तंभ लेख, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुहा एवं स्तंभ लेख देखेंगे, दक्षिण बिहार के गया जिले के स्थित बराबर पहाड़ी में 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त हुए। इन सभी की भाषा की बात करें प्राकृत है और लिपि की बात करेंगे ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेखों, ठीक है, शहबाजगढ़ी और मनसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है, ठीक है। अगर पूछेगा अशोक के किस अभिलेख की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है, भारत में मिलता भी नहीं है, ठीक है। नहीं, मानसेरा तो सर भारत के गुजरात में है, शहबाजगढ़ी साथ नहीं है। मानसेरा गुजरात में है, पाकिस्तान में है, तो गुजरात में मानसेरा, ठीक है। एक बार चेक कीजिए तो मानसेरा कहाँ पड़ता है। शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी, ध्यान में यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, ठीक है। ध्यान में, खरोष्टी लिपि कैसे लिखते थे, तो दाई से बाई, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होता था, ठीक है। तक्षशिला से ध्यान में रखेंगे, तक्षशिला से, ठीक है, अरमाइक लिपि, ठीक है, तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा कंधार के पास सारे कुनास के नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक का द्विभाषी अभिलेख मिलता है। तो ये सारे कुना कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां से जो अभिलेख मिलेगा उसमें जो भाषा जो प्रयोग है वह अरमाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें हुआ है तो इसमें कौन सा, ठीक है, तो यूनानी और अरमाइक भाषा का जो प्रयोग हुआ है किस अभिलेख से, तो ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है, शेर ए कुना, क्या नाम है उसका, शेर ए कुना, कंधार के पास से, ठीक है। तक्षशिला से अभिलेख में अरमाइक लिपि का प्रयोग है। तो भारत में जो लिपि जो मिलेगा सबसे ज्यादा भारत में किस लिपि का प्रयोग हुआ, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ पे भारत में ज्यादातर अभिलेख में किस लिपि का, ब्राह्मी लिपि से। अगर पूछेगा खरोष्टी का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो शहबाजगढ़ी और मनसेरा में खरोष्टी का प्रयोग हुआ है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तक्षशिला से जो मिला है उसमें अरमाइक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यूनानी का प्रयोग की बात, यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो शेर ए कुना से मिला है, जहाँ पे दो भाषा का प्रयोग हुआ है, जो कि यूनानी भी है अरमाइक भी है। तो अशोक के अभिलेख की भाषा की बात करेंगे, क्या है, सबसे ज्यादा ब्राह्मी, उसके बाद खरोष्टी, उसके बाद अरमाइका, और उसके बाद यूनानी, ठीक है। चारों प्रकार के मतलब भाषा का प्रयोग हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या की बात करें कितनी है, 7 है, 6 विभिन्न स्थानों से
पाषाण स्तंभों पे उत्कीर्ण पाए गए। ठीक, स्तंभ लेख जो होता है वो पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर पे उत्कीर्ण आपको देखने को। गुहा लेख क्या होता है, तो गुहा मतलब गुफा वगैरह में पहाड़ों के अंदर जो देखने को मिलता है उससे आपको देखने को मिलता है। सर हमको तो आप आवाज ही चल नहीं आ रही है, पता ना क्यों आज डिस्टर्ब कर रही अब है। इनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही, सभी लोग के साथ दिक्कत हो रहा है। से आ रहा है। सर अच्छा हो रहा है। इनका नेटवर्क का इशू होगा सर, ये भी होता है। हम्म। की आवाज जा रही है आपके पास, केवल मेरा ही नहीं जा रहा है? चलिए, अशोक की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। मैं फोन कर टोपरा, रहा था कि इशू भी कर रहा है। एक बार कट कराइए ना, आप कट कराइए ना। टोपरा कहाँ से मिलता है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मेरठ की बात की, ये भी उत्तर प्रदेश में। प्रयाग की बात करें, ये भी उत्तर प्रदेश में। लौरिया अरेराज की बात करेंगे, बिहार के पूर्वी चंपारण में। जिला याद रखिए, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे, लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण में। रामपुरवा की बात करेंगे पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आपको ध्यान में रखे, अरेराज जो है ना, अरेराज ये केवल आपको पूर्वी चंपारण में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है अरेराज वाला, तो ये आपको पूर्वी चंपारण में मिलता है। बाकी दोनों नंदनगढ़ और रामपुरवा की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण में मिलता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम अभिलेख को डिटेल्स में लेकर चलते हैं। ठीक है, देखेंगे दिल्ली टोपरा की बात करेंगे या स्तंभ लेख। ठीक है, प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था, लेकिन मध्य युग में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो था इसको देख के मुग्ध हो जाता है। ठीक है, और इसको दिल्ली ले आता है। ठीक है, इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। तो पहले कहाँ पे था ये, पहले कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे था, टोपरा में था। पहले कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश के टोपरा में था। ध्यान में रखिएगा, सहारनपुर जिले में। लेकिन इसको कौन लेकर दिल्ली लेकर कौन आ जाता है, ये भी पूछता है, कहाँ कौन लेकर आता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेकर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली मेरठ। दिल्ली में रिया स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली ले आया गया। ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ पे, दिल्ली ले आया गया। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ जो कि मेरठ में था दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा जो कि टोपरा में था, इसको भी दिल्ली लाया, दोनों को एफएसटी के द्वारा, किसके द्वारा, एफएसटी के द्वारा। एफएसटी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं कहाँ पे, ठीक है, लौरिया अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़। लौरिया अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़ यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में, इस पर बैल की आकृति देखने को मिलती है। जैसे लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ किसकी आकृति है, तो बैल की आकृति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जब ये सब मेन बसहा लघु, नाना जी की तरफ का है। हाँ ठीक है, तो इसमें ये जो लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में है, क्या, इसमें जो लिखा है 7 है लेकिन 6 जगह से प्राप्त होती है, इसका क्या कंसेप्ट है सर कि जो लिखा है ना 7 है स्तंभ और 6 जगहों से एक प्राप्त जगह होती से है। 2 दिया होगा, एक जगह से 2 हो जाता है। ठीक है, एक जगह से 2 होगा। ठीक है, जैसे देखिए ना यहाँ पे, जैसे लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ की बात है, दोनों को जो ना पूर्वी चंपारण में ही है। ठीक है, एक ही जगह पे ये होगा। ठीक है, लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ ये दोनों के दोनों पूर्वी चंपारण में ही मिलता है। ठीक है, अलग जगह पे नहीं, जब ये टोपरा में है, मेरठ में है। ठीक है, ये एक ही जगह पे होगा, इसीलिए जगह एक ही है, बाकी अभिलेख 7 है, जगह एक ही है, इसीलिए ऐसा कम हो जाता संख्या। ठीक है, आप देखेंगे लौरिया अरेराज में लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ पे मिलता है, चंपारण में मिलता है। ठीक है, चंपारण जिले में है। ठीक है, इसे बैल की आकृति एक ही जगह पे है, यही संख्या कम हो जाती है यहाँ पे। बसहा लघु शिलालेख, बसहा जानते हैं ना क्या होता है, बसहा, जी सर। हाँ, तो बसहा लघु शिलालेख ये, हाँ ठीक है, यह शिलालेख बिहार के कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र से बसहा में अवस्थित है। ठीक है, लेकिन बसहा जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल बसहा लघु शिलालेख की बात की, लेख कहाँ पे मिलेगा ये शिलालेख, तो बिहार के कैमूर पहाड़ी के चांद क्षेत्र के बसहा में अवस्थित है, जो स्थानीय लोगों में, ठीक है, मठमुरिया और मुरमुरिया नाम से प्रसिद्ध है। मठमुरिया और मुरमुरिया नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज 2009 में की थी। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म या फिर धर्म का प्रचार के दौरान 256वीं रात यहाँ गुजारी थी। ठीक है, 256वीं रात यहाँ पे इन्होंने गुजारा था, किस जगह पे, तो मुठमुरिया और मुरमुरिया में। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बसहा शिलालेख की बात करेंगे, बिहार के कैमूर पहाड़ी में चांद क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। आप देखें अशोक के परवर्ती शासक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अशोक के परवर्ती शासक में कौन आएगा, अशोक के बाद वाला शासक था, तो मगध साम्राज्य के महान, ठीक है, मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उसे निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते हैं। मतलब अशोक के बाद कोई भी शासक जो हुआ सशक्त नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल शब्दों में
जैन बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए गए। ठीक है, परस्पर विरोधी मतलब ये तीनों ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, सहमति नहीं रखते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा है। ठीक है, 1 या 10 शासकों की चर्चा है, जबकि दिव्य बदान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। दिव्य बदान कहता है अशोक के बाद 6 शासकों ने शासन किया, जो कि 6 शासक का नाम है दशरथ, दूसरा संप्रति, तीसरा का नाम शालीशुक, और चौथा का नाम देववर्मन, और पांचवा का शतधनुष, और अंतिम जो था बृहस्पति था। बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है? तो पुष्यमित्र शुंग कर देगा। कौन से वंश का नींव रखेगा? तो शुंग वंश का नींव रख देगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भागों में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल का शासन था और पूर्वी भाग पर, ठीक है, संप्रति शासन कर रहा था। तो अशोक की मृत्यु के बाद, ठीक है, मौर्य साम्राज्य 2 भाग में बढ़ता है। ठीक है, पश्चिमी भाग पर किसका शासन था? तो कुणाल का शासन था। अब पूर्वी भाग पर किसका शासन था? तो ध्यान में रखिएगा, संप्रति का शासन था। इतना आपको ध्यान में रखना। दिव्य बदान का याद रखिएगा। दिव्य बदान के अनुसार ये पूछता है, ठीक है, अशोक के बाद कितने शासक हुए? तो 6 शासक हुए। कितने? 6 शासक हुए। 170 ईसा पूर्व के पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया इन का पूर्ण अधिकार होगा, लेकिन पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य कायम था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक आप जानते हैं, बृहद्रथ जो था अंतिम शासक था। बृहद्रथ की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और शुंग राजवंश की मतलब क्या रखी? तो स्थापना की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चले बराबर की गुफा। बराबर की गुफा भारत के बिहार के किस जिला में आपको दिखेगा बराबर की गुफा? तो क्या बताएंगे? जहानाबाद और गया में। बिल्कुल, जहानाबाद में आपको देखने को मिलता है। एवं नागार्जुनी गुफा, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के, ठीक है, भिक्षुओं के वर्षावास के लिए नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर के पहाड़ी की एकास्मक चट्टानों को काटकर दोनों में शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे किसको दिया था? मतलब अशोक ने किसे दिया था इसे? तो आजीविकाओं को दिया था। ठीक है, किसे दिया था? आजीविकाओं को दिया था। ठीक है, ध्यान रखिए। आजीविकाओं के संप्रदाय के प्रणेता कौन थे? आजीविका के संप्रदाय के कौन थे? मखली गोसाल। मखलीपुत गोसाल। ठीक है, मखलीपुत गोसाल यही जो था, जो कि कहता था अगर जिंदगी में रहना है तो घी पियो, उधार मांग के ही पियो, लेकिन घी पियो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सर इनका उसका तो संप्रदाय चबार का, का था ना? सॉरी सॉरी, ये चबार, तो चबार को चबार चबार का का था। ठीक है, ये चबार का स्टेटमेंट है, सॉरी, ये चबार का था, सॉरी। ये आजीवक का था, मखलीपुत गोसाल था। ठीक है, ध्यान रखें, मखलीपुत गोसाल। ठीक है, हालांकि आजीवक का भी बौद्ध से नहीं बनता था, बौद्ध संप्रदाय से इनका भी मतभेद था। ठीक है, बिहार की गया के निकट बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा है, लेकिन ये जहानाबाद जिला में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये जहानाबाद में पड़ता है। इसमें ज्यादातर का संबंध मौर्य काल से है, जो कि 323 से 185, 323 में मौर्य काल का हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 185 में मौर्य काल समाप्त हो गया था, क्योंकि शुंग की नींव पड़ी थी 185 में। कुछ गुफाओं में अशोक के शिलालेख को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार के गया से करीब 24 किलोमीटर दूर, ठीक है, वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मौर्य काल में गुफाएं जहानाबाद जिला में स्थित बराबर बराबर कितनी गुफाएं? 4 गुफाएं। ठीक है, कितनी है? 4 गुफाएं। और नागार्जुन में 3 गुफाएं। ठीक है, जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो बराबर में कितना गुफाएं हैं? 4 सर। ठीक है, इसमें नागार्जुन में 3। ठीक है, बराबर की गुफाओं से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को ही नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है। दोनों आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। चट्टानों को काटकर बनाए गए कच्छ, ठीक है, अशोक और उसके पुत्र दशरथ के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अशोक और दशरथ क्या था? ठीक है, दादा पोता था। तीसरी सदी ईसा पूर्व के संबंधित है। यद्यपि वे स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तो उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को भी पनपने का अवसर दिया। ठीक है, खुद तो बौद्ध थे, लेकिन ऐसा है नहीं है तो उन्होंने मतलब विभिन्न संप्रदायों को पनपने का मौका नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न संप्रदाय को भी पनपने का मौका दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा किया गया। इस संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इस स्थान पे चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी आपको क्या होती है? पाई जाती है। बराबर में 4 गुफाएं, चारों गुफाओं का नाम याद रखें, इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है? ठीक है, तो कर्ण चौपर, लोमहर्ष ऋषि, सुधामा और अंतिम का नाम क्या है? विश्व झोपड़ी। ठीक है, चारों गुफा का नाम बताइए। बराबर में 4 गुफा है, चारों गुफाओं का नाम क्या है? तो कर्ण चौपर है, ठीक है, लोमहर्ष ऋषि है, सुधामा है, और मतलब क्या? विश्व झोपड़ी। एक बार आप लोग नाम बता दीजिए। कर्ण चौपर, लोमहर्ष ऋषि, ऋषि सुदामा। सुदामा। सुदामा क्या है?
विश्व झोंपड़ी। विश्व झोपड़ी है, ठीक है। इसमें सुदामा और लोमहर्ष ऋषि की बात करें, गुफाएं चट्टान को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण है। चट्टान को काटकर जो गुफा बनाते थे, इसका सबसे आरंभिक गुफा जो है कौन सी गुफा है, तो सुदामा और लोमहर्ष। इसमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधित विवरण मौजूद है। इसके कुछ सदी बाद गुफा वास्तुकला महाराष्ट्र में अजंता और कार्ले की गुफाएं में पाए जाने वाला विशाल बौद्ध चत्ते के रूप में प्रतिबंधित होता है। लेकिन उससे पहले का बिहार में जो ये 4 गुफाएं जो है, ठीक है, वह मतलब कार्ले और मतलब अजंता से पहले का है। लोमहर्ष या फिर लोमा ऋषि गुफा में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेहराब की तरह आकार वाली ऋषि गुफा एकाश्म चट्टानों को काट कर तराश कर बनाई गई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर शिलालेख मिलते हैं, ठीक है, जिनमें गुप्तोत्तर काल के मौखरी शासकों के, ठीक है, शार्दुल वर्मन एवं उसके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख भी है, ठीक है। तो लोमहर्ष लोमा ऋषि का गुफा जो है कि लोमस ऋषि का गुफा जो कहते हैं, जो मौखरी शासक, ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है, शार्दुल वर्मन और उसके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक ब्राह्मी अभिलेख में इस जगह को, ठीक है, गोरखगिरी के नाम से भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो लोमहर्ष ऋषि के गुफा का इंपोर्टेंस क्या है, तो इसमें मौखरी शासक शार्दुल वर्मन और उसके पुत्र अनंत वर्मन के बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। इसका नाम की बात करें, गोरखगिरी से भी इसको नाम को संबोधित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम वाला जो तीसरा नंबर का गुफा सुदामा गुफा, ठीक है। यह गुफा 261 ईसा पूर्व के मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है, ठीक है। अंतिम गुफा का नाम क्या है, कर्ण चौपार गुफा। ये पॉलिश युक्त सतहों का एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है, जिनमें ऐसे शिलालेख मौजूद है जो संभवतः 245 ईसा पूर्व के है। कुछ इतिहासकार इसे महाभारत कालीन भी मानते हैं, मतलब इस गुफा को महाभारत कालीन माना गया है। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखें, बराबर की गुफाओं में 4 गुफा है। सबसे पहले की बात करें कि लोमहर्ष गुफा इंपोर्टेंट क्या है, तो इसमें मौखरी नरेश से शार्दुल वर्मन के बारे में और उनका पुत्र अनंत वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। सुदामा गुफा की बात करें 261 ईसा पूर्व का है, ठीक है, मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। कर्ण गुफा की बात करें, कर्ण चौपर गुफा की बात करें, महाभारत कालीन माना जाता है, ठीक है। एक शुरू में कौन रह गया था, शुरू में रह गया था आपका कर्ण चौपार। एक कौन सा रह गया, विश्व झोपड़ी के बारे में नीचे दिया होगा, हाँ विश्व झोपड़ी नीचे है, ठीक है। तो इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद है जो चट्टानों के काटकर बनाए गए। आजीविकाओं को समर्पित इस गुफा में अशोक कालीन शिलालेख मिलते हैं। इसने शासन के 12वें वर्ष तक इसका निर्माण अशोक अपने शासन के 12वें वर्ष में इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 4 प्रकार के गुफा हो गए जो कि मतलब बराबर की पहाड़ी में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिए। उसी से थोड़े ही दूर आगे जाने पर आपको मिलेगा नागार्जुन गुफा है, ठीक है। नागार्जुन गुफाएं की बात करें, नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं बराबर गुफाओं से छोटी एवं नई है। ये 3 गुफाएं इस प्रकार है, बात गोपिका गुफा है, ठीक है, बापियाका गुफा है, अब वेदांती गुफा। आपसे एग्जाम में सिंपल से पूछेगा इनमें से कौन सी गुफाएं जो है नागार्जुन पहाड़ी में स्थित है, तो तीनों गुफा का नाम याद रखिए। पहले क्या, गोपिका गुफा, बापियाका गुफा, ठीक है, बेदा, ठीक है, बेदाती की गुफा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, लेकिन आपको तीनों गुफा का नाम जरूर याद रहना चाहिए, बाकी कुछ चीज याद रखें। अगर पूछेगा नागार्जुन पहाड़ी का सबसे बड़ा गुफा कौन है, तो गोपिका गुफा जो है सबसे बड़ी गुफा है। कौन सी गुफा है, तो गोपिका गुफा की बात करेंगे तो सबसे बड़ी गुफा की बात करें, कौन सी गुफा है, तो गोपिका गुफा जो है आपकी सबसे बड़ी गुफा है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, तो शिलालेख के अनुसार, ठीक है, शिलालेख के अनुसार इसे लगभग 232 ईसा पूर्व में दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। यह इस गुफा की छत जो है मेहराबदार है, ठीक है। उसके बाद बापियाका गुफा या अशोक पथ दशरथ के द्वारा निर्मित है, इसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित है। वेदांती गुफा की बात करेंगे तो यह बापियाका गुफा के निकट पश्चिम में स्थित है, यह भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित है। तो आपको यह सब मत याद रखिए, आप बस इतना रखो से नागार्जुनीय गुफाओं में कितने गुफाएं हैं, 3 गुफाएं इसमें है, जिसका नाम है गोपिका, बापियाका और वेदांती। और ऊपर में क्या है, तो भाई साहब ऊपर में कर्ण है, कर्ण चौपार, सुदामा है, लोमहर्ष है, क्या है, विश्व झोपड़ी है, ठीक है। इसमें से आपको कौन सा गुफा का इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखिएगा, तो आपको इसमें से इंपॉर्टेंट है कर्ण चौपाल जो है महाभारत कालीन मानी जाती है। लेकिन लोमहर्ष या फिर लोमा की बात करेंगे, इसमें मतलब मौखरी शासक शार्दुल वर्मन में पुत्र अनंत वर्मन के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे मौर्य प्रशासन के बाद में चलेंगे, क्योंकि आज मौर्य प्रशासन हमको क्या करना है, खत्म करना है।
तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन आपको मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया, नाम बोलिए आप लोग। पालीवृद्धा। क्या बोला है, पोलीब्रोथा बोला है। क्या बोला है, तो पोलीब्रोथा बोला है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या बोला है, तो पोलीब्रोथा बोला है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मौर्य काल में राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन का सत्ता कैसा था, केंद्रीयकरण था, लेकिन राजा जो था निरंकुश नहीं होता था, ठीक है। मौर्य काल में अपेक्षाकृत गणतंत्र का ह्रास हुआ था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी, ठीक है। मतलब गणतंत्र का क्या हुआ था, मौर्य काल में ह्रास हुआ था और राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या हुई थी, सुदृढ़ हुई थी, ठीक है। चलिए बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में जो शीर्ष अधिकारी होते, सबसे जो ऊंचे अधिकारी होते थे, उनको क्या बोला जाता था, क्या बताएंगे, तीर्थ। तीर्थ की बोला जाता है, ठीक है। तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई, कितनी बताई गई तीर्थ की संख्या, 18 थे, ठीक है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अधिकतर स्थानों पर तीर्थ को किस नाम से जाना जाता था, महामाते। बिल्कुल महामात्य के नाम से। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ को महामात्य मंत्री कहते थे, ठीक है, और पुरोहित होते थे। महामात्य मंत्री जो होते थे और पुरोहित जो होते थे, सबसे प्रमुख तीर्थ होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी प्रांत थी, तो 5 प्रांत थे। कितने थे, 5 प्रांत थे। कलिंग वार में जुड़ा था। तो सबसे पहले प्राच्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। उत्तरापट की राजधानी कहाँ थी, उत्तरापट का। तक्षशिला। दक्षिणापट की राजधानी कहाँ थी, सुवर्णगिरी। अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन। उज्जैनी, ठीक है। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली। तोसली। तो प्राच्य की राजधानी की बात करें, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान बिहार में है। उत्तरापद तक्षशिला जो था पाकिस्तान में पड़ता था। दक्षिणापद सुवर्णगिरी जो था कर्नाटक में पड़ता था। अवंती राज की उज्जैनी जो थी अभी भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और कलिंग की राजधानी तोसली जो थी कहाँ पे पड़ती है, तो ओडिशा में पड़ती है। याद रहेगा कितने प्रांत थे, अगर पूछेगा मौर्य काल में कितने प्रांत थे, 5 थे, 6 थे कि 8 थे या 4 थे, कितने प्रांत थे, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल कितने, 5 प्रांत थे। कितने प्रांत है, 5 प्रांत है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। सैन्य व्यवस्था की बात करेंगे तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी, ठीक है। ध्यान में, जहां भी 6 समिति आएगा ना, सारे में 5-5 सैन्य विशेषज्ञ थे, ठीक है। सब जगह ऐसे ही थे, 6 समिति बनती थी और सब में 5-5 सदस्य होते थे उसको चलाने के लिए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पैदल सेना होता था, अश्व सेना होता, गज सेना होता, रथ सेना होता, नौ सेना था। नौ सेना भी था, ठीक है। तो पैदल सेना भी था, अश्व सेना भी था, गज सेना भी था, रथ सेना भी था, नौ सेना भी था। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते थे, क्या बताएंगे, बोलिए सभी लोग, नींद में मत रहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, अंतपाल कहते थे। क्या कहते थे, अंतपाल कहते थे। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। तो सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला जाता था, तो अंतपाल बोला जाता था। अब मेगास्थनीज की अगर माने तो मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों पे मतलब सुसज्जित थी। मतलब इनकी सेना में कितने पैदल सेना थे, 6 लाख पैदल सेना था, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे और 800 रथों से मतलब सुसज्जित होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये उस समय का नक्शा है, देख सकते हैं, भारत का नक्शा उस समय का ऐसा बनाया हुआ है। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य के 4 प्रांतों में विभाजित किया था, ठीक है। 5वां प्रांत बाद में आता, ध्यान में रखिएगा। अभी कितने प्रांत रहेंगे, अभी 4 प्रांत ही रहेंगे। अभी क्या है, कलिंगा नहीं शामिल है, ठीक है। कौन नहीं शामिल है, कलिंगा नहीं शामिल है। प्रांतों को क्या कहते थे, प्रांतों को क्या कहा जाता, चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होता था। ज्यादातर मतलब जो सम्राट के जो संचालन करना जो होता था, मुख्यतः राजकुमार वगैरह होता था, ठीक है। जैसे कि आपको पता हो ना, अवंती का खुद ही मतलब जो प्रशासक जो था कौन रह चुका था, अशोक रह चुका था, रहा था ना अवंती का, अशोक गवर्नर रहा था ना अवंती का। उसी तरह ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जूम कर दूं क्या, नहीं ठीक है। जूम करने से दिक्कत हो जा रहा है, कट जा रहा है। क्यों करने से कर। तो ध्यान में इसको रखिएगा। उसके बाद करेंगे सम्राट अशोक के काल में, ठीक है, प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी, ठीक है। ध्यान में, कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी। उससे पहले कितनी थी, क्या बताएंगे, 4 थे। कितने थे, 4 थे, ठीक है। ध्यान में, 5वां प्रांत कौन बढ़ेगा, 5वां प्रांत, कलिंगा बढ़ेगा, ठीक है। प्रांत जो होते उनको चक्र कहते थे। प्रशासन राजवंशीय कुमार नामक पदाधिकारियों के द्वारा होती थी। प्रांत में कोई दूसरा आदमी नहीं भेजता था, ठीक है। मुख्यतः किसे भेजा जाता था, कुमार को भेजा जाता था। कुमार कौन होते थे, तो राजवंशीय राजकुमार जो होते थे, ठीक है, जो कि मतलब राज परिवार से संबंधित थे, तो उन्हीं को भेजते थे, ठीक है।
कुमार माते की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नाम का अधिकारी होते था। कुमार जो होता था, जो कि मतलब एक तरह का गवर्नर होगा, उसकी सहायता के लिए महापात्र नामक अधिकारी होता था। शीर्ष में मतलब बात करेंगे तो शीर्ष पर साम्राज्य के केंद्रीय प्रभाग तत्पश्चात प्रांत आहार विषय में विभक्त होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी मतलब क्या थी, इकाई थी, जो कि हर काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो ग्राम ही होगी। ठीक है, डजेंट मैटर किस काल की भी बात हो रही है, सबसे छोटा इकाई यही होगा। आहार की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता था, ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे शीर्ष पर साम्राज्य के केंद्रीय प्रभाग तत्पश्चात प्रांत होता था। ध्यान में रखेंगे आहार जिसको विषय में विभक्त था। आहार किसमें बैठा, विषय में विभक्त था। विभक्त सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले तो क्या होगा, साम्राज्य होगा, साम्राज्य। साम्राज्य के बाद क्या होगा, तो चक्र होगा। ठीक है, चक्र के बाद क्या होगा, तो आहार होगा, आहार। जो विषय कहते थे। विषय के बाद क्या होगा, तो ग्राम होगा। ठीक है, ऐसे चलता था। ठीक है, तो ये आहार का जो हेड जो होता था उसको विषयपति कहते थे। क्या बोलते थे इसको, विषयपति कहते थे। ठीक है, साम्राज्य में तो ऑलरेडी राजा होता था। चक्र के हेड को क्या बोलते थे, कुमार बोलते थे। क्या बोलते थे, कुमार। ठीक है, जो कि यहीं पे होता था। ठीक है, अब विषय के हेड को क्या, आहार के हेड जो होता था उसको विषयपति बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आहार जो था विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक बोला जाता था। ठीक है, जिले के प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते थे, स्थानिक कहते थे। गोप जो था 10 गांव की व्यवस्था करता था। गोप जो था कितने गांव की व्यवस्था करता था, तो 10 गांव की व्यवस्था करता था, उसको गुप्त कहते थे। अब मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन जो था बड़ा तगड़ा था, जो कि 6 समितियों के द्वारा संचालित होती थी। ठीक है, 6 समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5-5 थी। ठीक है, कितना होते थे, 30 सदस्य थे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 समिति कौन कौन था, तो पहला समिति जो था उद्योग शिल्पों के निरीक्षण करता था। दूसरा जो था विदेशी की देखरेख करता था। तीसरा वाला था जनगणना करता था। चौथा वाला जो था व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करता था। और पांचवा वाला की विक्रय की व्यवस्था करता था। छठा वाला था विक्रय कर व्यवस्था। नहीं याद रखना ये सब, ठीक है, कौन क्या करता था, आपको ध्यान रखना। 6 समिति थे और 6 समिति को चलाने के लिए 5-5 लोगों की आवश्यकता होती थी। मतलब 30 लोगों के द्वारा नगरीय प्रशासन को चलाया जाता। ठीक है, नगर के लिए है। ठीक है, ये मुख्यतः पाटलिपुत्र के बारे में बात हो रही है। नगरीय प्रशासन किस तरीके से चलती थी, तो नगर में अनुशासन कायम रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए व्यवस्था थी, रक्षित कहा जाता था। रक्षित नाम का अधिकारी होता तो वो मतलब नगर का अनुशासन को कायम करके रखता था, अपराध पे क्या करता, नियंत्रण रखता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन के 3 प्रकार के अधिकारी होता था। सबसे पहले जो था एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई कलेक्टर साहब थे, जिलाधिकारी थे। ठीक है, एग्रोनोमाई जो होता था बड़ा अधिकारी होता था, जिलाधिकारी होता था। ठीक है, दूसरा था एंटोनोमाई, एंटोनोमाई जो था नगर का आयुक्त होता था। ठीक है, ध्यान रखना, नगर का आयुक्त क्या होता है, डीडीसी, डीसी जिसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा जो होता है क्या होता है, सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है, ये तीनों मिलकर मतलब क्या करते थे, नगर के प्रशासन को चलाते थे। कौन कौन अधिकारी थे, तो एग्रोनोमाई, बताइए आप लोग क्या था, बोलिए, तीनों अधिकारी का नाम बताइए। एग्रोनोमाई और सैन्य अधिकारी। 2 ही आदमी का आवाज हुआ, और आदमी सो रहे हैं क्या। एग्रोनोमोई, एंटीनोमोई और एक रक्षित सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 3 प्रकार के अधिकारी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे मौर्यकालीन मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद में क्या क्या था, इसके सबके नाम में ही पता चला। मंत्री जो होता था प्रधानमंत्री था। पुरोहित का होता था दान विभाग का प्रमुख होता, धर्म। सेनापति सैन्य था। युवराज को राजपुत्र कहते थे। दैवारिक जो होता था राजकीय द्वार का रक्षक होता था। अंत बेसिक की अंतपुर का अध्यक्ष होता था। ठीक है, समहर्ता का राजस्व का संग्रह करता था। सन्निधाता, ये इंपोर्टेंट, सन्निधाता पूछ देता है। राजकीय कोष के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, मौर्य काल में तो सन्निधाता बोलते थे। क्या बोलते थे, सन्निधाता बोलते हैं। प्रशासता की बात के कारागार का अध्यक्ष होता था, जेलर एक तरह से समझ लीजिए। प्रदेशी की बात के कमिश्नर होता था। पौर की बात करेंगे, नगर का कोतवाल को क्या बोलते थे, पौर कहते थे। ठीक है, व्यवहारिक जो होता था वो न्यायाधीश होता था। नायक को क्या बोलते थे, नायक को क्या बोलते थे, तो नगर रक्षा का अध्यक्ष जो था वो नायक था। ठीक है, कर्मांती की बात करेंगे, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल जो था सेना का सामान एकत्र करने वाला अधिकारी था, दंडपाल। दुर्ग रक्षक की बात करेंगे तो दुर्गपाल था। अंतपाल की बात करेंगे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। आपको बस ध्यान में रखना सन्निधाता। सन्निधाता से बहुत बार प्रश्न पूछा है। राजकीय कोष का अध्यक्ष जो था उसको सन्निधाता कहते थे। बाकी आप लोग रख सकते तो रखिए, लेकिन 1-2 बार इसको देख लीजिएगा तो यादें रह जाएगी चीज। बाकी अर्थ को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में आपको आंसर सामान्यतः मिल ही जाता है इसका। ठीक है,
जैसे आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, बताना है राजस्व का संग्रहकर्ता को क्या बोलते थे? समाहर्ता। समाहर्ता बोलते थे, ठीक है, बताना, ठीक है। प्रमुख न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? व्यवहारिका। व्यवहारिक बारिका न्याय, अभी भी ना व्यवहार न्यायालय होता है, ठीक है। नगर का कोतवाल को क्या बोलते थे? महापौर होता है ना, नहीं बोलते महापौर, मेयर, नगर का प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, प्रथम व्यक्ति महापौर। उसी तरह नगर का कोतवाल जो होता था पौर को बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कारागार का अध्यक्ष कौन होता था? कारागार का अध्यक्ष प्रशासता, क्या होता था? प्रशासता को कारागार का अध्यक्ष बनाया गया था। अब मौर्य काल का विभाग क्या होता था? विभाग से प्रश्न पूछता है, ध्यान से रखिएगा। तो ध्यान में अक्षपटलाध्यक्ष जो लेखा विभाग का प्रधान होता था, ठीक है, कैग। शीताध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, शीताध्यक्ष जो था कई बार पूछा है, भूमि विभाग का प्रधान को शीताध्यक्ष। आक्राध्यक्ष, आकर खनिज का होता था लक्षणा, लक्षणा किसको बोलते हैं? टकसाल। लवना, लवन, लवन समझ, लवन। अभी कुमार, जब आप आंसर नहीं दे रहे माइक बंद करके रखिए। लवन क्या होता है? लवक। लवन क्या होता है? नमक। विविधता, विविधता क्या होगा? विविधता चारागाह, ठीक है। नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष क्या? नौसेना का, ठीक है, नाव एवं जहाज का। पतनाध्यक्ष, पतन क्या होता है? पतनगाह, बंदरगाह को पतन बोलते हैं। अंतपाल, अंतपाल नहीं तो अंतपाल क्या होता है? सीमा में अंतपाल, सीमा में प्रदेश की देखभाल करने वाला। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष कर बाट एवं माप विभाग का हेड होता था। सूत्राध्यक्ष की बात करें, सूत्र नहीं बोलते, धागा को क्या बोला? नहीं, सूत कटाई, ठीक है, उससे क्या होता था? कटाई बुनाई का हेड होता था। सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष का क्या बात करेंगे? बूचर खाने का अध्यक्ष होता था। गणिका, गणिका की बात करेंगे, वेश्याओं विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है, वेश्या का विभाग का अध्यक्ष होता था, गणिका होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंधकाराध्यक्ष, बंधकाराध्यक्ष की बात करें, जेल खाना का अध्यक्ष को क्या बोलते थे? बंध, बंध, बंद से याद है ना, बंद, बंद से, ठीक है, तो जेल खाना के अध्यक्ष को बोला जाता था। तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे ना तो नाम में ही आपको स्पष्ट हो जाता है। एग्जाम में सीताध्यक्ष पूछा, अभी तक बता दे रहा हूं, कई बार पूछा है। कृषि से अब तो हम नहीं देखे, लेकिन सीताध्यक्ष को देखे एक दूसरी जगह पे, और विशेष ही नहीं देखे, ठीक है। बाकी आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। पूछता है हाँ सर में जो हाँ, था। तो सीताध्यक्ष याद में ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ है, ठीक है। आप चलेंगे, देखेंगे मौर्य प्रशासन में बौद्ध धर्म के साथ संबंध। मौर्य प्रशासन का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। देखिए मौर्य प्रशासन का बौद्ध धर्म के साथ, ठीक है, अनुनाश्रय संबंध रहा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा के शांति का अनुगामी बौद्ध धर्म को प्रभावित होकर बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ठीक है, और जियो जैसे लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने राजधर्म में अपनाया, ठीक है। 3 चीज को अपनाया, कौन कौन चीज को? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि एवं जियो और जीनोदो को उन्होंने अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियों एवं उनके आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, भारत के बाहर कई देशों में अपने धम्म महापात्रों को भेजवा। यहाँ तक कि इसके लिए प्रचार के लिए अपने पुत्री एवं पुत्र को, ठीक है, जो कि पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम क्या था? संगमित्रा था। देव जी माइक बंद कीजिए। कहाँ भेजा गया इनको? तो श्रीलंका भेजा गया। कहाँ इनको भेजा गया? तो श्रीलंका भेजा गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। सारनाथ में संरक्षित, सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ में, माइक की हो रहा है, ठीक है, बंद करके रखिए, बोलिए फिर बंद कर लीजिए। तो सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ में चतु सिंह के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित 4 पशु के बारे में चीजें उक्रित है, जिसमें क्या 4 पशु में कौन है? हाथी, घोड़ा, बैल तथा शेर। ये आकृतियां उत्कीर्ण है। इसे सम्राट अशोक ने, ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सारनाथ सिंह स्तंभ में जाएंगे तो 4 प्रकार के आपको जानवर मिलेंगे। 4 प्रकार के जानवर कौन है? हाथी, घोड़ा, कौन कौन जाना? हाथी है, घोड़ा है, बैल है और सिंह है, ठीक है। इसको अशोक, ये सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह स्तंभ जो है, हमें 4 जानवर जो आपको देखने को मिले, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो अशोक ने मतलब क्या करवाया था? धर्मचक्र प्रवर्तन ने प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना को स्मृति में बनाया था।
कई बौद्ध बौद्ध स्थापत्यों में सांची, भरूच और सारनाथ जैसे प्रमुख स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण मौर्य शासकों के द्वारा करवाया गया। बौद्ध भिक्षु के वर्षावास, वर्षावास जब वर्षा का मौसम हो जाता तो ये लोग क्या विश्राम करते थे, क्या करते थे, विश्राम करते थे। लंबा छुट्टी होता था 2 महीना का, ठीक है, ऐसे तो ये घूमते रहते थे। तो विश्राम स्थल के रूप में दरबार बराबर में नागार्जुनी पहाड़ियों में कई शैलखित गुफाओं का निर्माण भी इन्होंने क्या किया था, करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं। शुंग राजवंश, ठीक है, शुंग राजवंश क्या करेंगे हम लोग, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शुंग तो अभी हमको नहीं पढ़ना। कल शुंग और कण्व को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या कि इस पीडीएफ को पूरा पढ़ा ही दो, रखते हैं, नहीं ठीक है, कल ही रखते हैं। शुंग से कल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, शुंग हम लोग कल करेंगे। प्रशास्ता किसका अध्यक्ष होता था, प्रशास्ता, प्रशास्ता किसका अध्यक्ष होता था, प्रशास्ता न्यायाधीश कारागार का होता था। अभी पर अभी भूल गए। वो राजस्व कर का सर, राजस्व कर। संग्रह करता था, ठीक है, कलेक्टर जिनको कहते समाहर्ता, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने प्रकार का नगरीय प्रशासन थी, प्रशासन में कितने समिति थे, 6 समिति थे, ठीक है। जिलाधिकारी को क्या कहते थे, 3 जो पदाधिकारी थे जिलाधिकारी को क्या, एग्रोनोमाई। गोप जो था कितने गांव का सदस्य, गोप जो था कितने गांव की व्यवस्था करता था, गोप 10 गांव का व्यवस्था करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम राम राज्यों का किस नाम, प्रांतों के किस नाम से भी जानते थे, चक्र के नाम। विषय का हेड को क्या बोलते थे, विषय के हेड को विषयपति। उत्तरापद की राजधानी कहाँ था, उत्तरापद की राजधानी कहाँ था, उत्तरा तक्षशिला दक्षिणापद की, स्वर्ण क्या नाम था, स्वर्ण स्वर्णगिरी राजधानी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, और साथ में सिस्तम अधिकारी को क्या कहा जाता था, तीर्थ तीर्थ, तीर्थ, तीर्थ में जो सबसे प्रमुख तीर्थ को क्या बोलते थे, अमात्य बोला जाता। और साथ में तीर्थों की संख्या कितनी बताई गई है, 18 18 बताई गई है। पाटलिपुत्र के संदर्भ में मेगा स्थित पाटलिपुत्र को मेगा स्थित से क्या कहा है, पॉलीब्रोथ बुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, वो प्रशास क्या कहा, स्थैंद्रोकोटस। चलिए, नागार्जुन गुफाएं में कितनी गुफाएं, नागार्जुन गुफाएं में, एक में 4 एक में 4 है कि 5, वो आपसे नहीं पूछे है। नागार्जुन में कितना है, नागार्जुन गुफा में 3 गो बराबर में कितने हैं, 4 बराबर में 4 है। बराबर गुफाओं का, चारों गुफा का नाम बताइए, लोमहर्ष, सुदामा, विश्व घोपरा, विश्व झोपड़ी, ठीक है। इनमें से कौन सी गुफा जो महाभारत कालीन है, कर्ण वाली, कर्ण महाभारत में, उसे याद रखिएगा, ठीक है। कर्ण का चर्चा महाभारत में है, इसलिए इस गुफा को महाभारत कालीन मानी जाती है। किस गुफा में, ठीक है, मौखरी नरेश, ठीक है, मौखरी नरेश के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है, किसमें, लोमस वाला में, ठीक है। मौखरी शार्दुल वर्मन और अनंत वर्मन के बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अशोक के पुत्र पौत्र का नाम बताइए, जो कि मतलब अशोक के बाद उसने भी आजीविकाओं के लिए गुफा वगैरह में काम किया था, क्या नाम था उनका, दशरथ है, ठीक है। अगर पूछेंगे एकाश्म चट्टान को काट कर बनाया गया गुफाओं में सबसे पहला उदाहरण किस गुफा को देखने को मिलता है, बराबर की गुफा लोमहर्षा सुधामा, लोमहर्षा सुधामा, ठीक है, हाँ ठीक है, बराबर के अंदर ही लोमहर सुधामा जो है इसका आरंभिक उदाहरण इसका माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो अशोक की मृत्यु का 2 भागों में बांट किया, जिसमें पश्चिमी भाग पे कौन कर रहा था, पूर्वी भाग पे कौन शासक कर रहा था, संप्रति और कुणाल कुणाल था, पूर्वी पे क्या था, संप्रति था। दिव्यावदान के अनुसार अगर बात करेंगे तो मौर्य शासक कितने मौर्य शासक हुए दिव्यावदान के अनुसार, 6 हुए, ठीक है। जबकि पुराणों के अनुसार 1 या 10, एक या 10 शासकों की चर्चा आपको पुराणों में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ के पहाड़ी में आपको देखने को मिलता है, कैमूर
कैमूर की बात पहाड़ी में, ठीक है। लौरिया आर्यराज और लौरिया नंदनगढ़ से, ठीक है। ये बिहार के चंपारण में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा चंपारण, पूर्वी की पश्चिमी? अरे राज तो पूर्वी में है और ये दोनों पश्चिमी में है। उल्टे लौरिया आर्यराज की बात करेंगे तो ये पूर्वी में है, नंदनगढ़ अपूर्वा की बात करेंगे पश्चिमी में है। ठीक है। अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले जहाँ की भाषा द्विभाषी है? गांधार से। ठीक है। तक्षशिला से जो लिपि जो प्राप्त है उसकी भाषा, तक्षशिला जो अभिलेख प्राप्त है उसकी भाषा क्या है? खरोष्टी। अरमाइका है। शाहबाज गढ़ी मंसेरा से मतलब मिला है, उसकी भाषा क्या है? खरोष्टी है। खरोष्टी। शेष भारत से जो मिला है उसकी भाषा क्या है? प्राकृत। सबकी ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत की रहेगी। मतलब कलिंग ने किस अभिलेख में, ठीक है, कलिंग ने किस शिलालेख में, अभिलेख नहीं शिलालेख में, ठीक है, पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा किया है? दूसरा और 13वां। ठीक है। आज इसको यहीं पे रखेंगे। कल हम लोग शुंग और कल कण्व को पढ़ेंगे।